तो स्टोरी की स्टार्ट होती है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से सीनरी से, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से फ्लावर थे और एक बहुत ही ज़्यादा बुलंद सा ट्री था जिसके ऊपर एक झूला लगा हुआ था और दो बच्चे उस पर उसके साथ खेल रहे थे। लड़का झूलते हुए कह रहा होता है और ज़ोर से और ज़ोर से, और उसकी बहन उसे ज़ोर से धक्का देती है ताकि झूला और ज़ोर से आगे जाए। और इसके बाद वो फ़ौरन से उस पानी के अंदर छलांग लगा देता है। उसके छींटे उस लड़की के ऊपर भी गिरते हैं। उस लड़की को उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो अपनी सिस्टर को भी इस बारे में बताता है और उसे ट्राई करने के लिए कहता है। उसकी बहन डरते डरते कहती है क्या मैं? उसका भाई कहता है कि हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा है, क्या तुम क्यों नहीं ट्राई कर सकती इसमें? वो लड़की अपने मन में कहती है इसके ऊपर झूला झूलना और इस तरह से पानी में जंप लगाना किसी सुसाइड की तरह है और मैं ये हरगिज़ नहीं करने वाली। हालांकि ये इंसान फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनेगा वर्ल्ड का और कोई भी इसे नहीं रोक सकता, लेकिन मैं तो एक सीधी सादी सी लड़की हूँ जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी और मेरी यहाँ से सीधे की सीधा आफ्टर लाइफ में ही चली जाएगी ज़िंदगी। वो भी सोच ही रही थी कि उसका भाई दोबारा से उसको बोलता है सिस्टर। मैंने कहा ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का है, क्या तुम इसे एंजॉय नहीं करोगी? और वो बड़े ही रोब जोश से फिर से कहता है तुम एक बार ट्राई तो करके देखो इसे। उसके इस तरह के तासुरात को देखकर उसको भी काफ़ी ज़्यादा डर सा लगता है और फिर वो फ़ौरन के फ़ौरन झूले पर चढ़ जाती है और झूला झूलने लगती है। उसका भाई भी उसे ज़ोर ज़ोर से झूले देने शुरू कर देता है। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर छलांग लगा देती है और छलांग लगाते हुए पानी के अंदर डूबती ही चली जाती है और ऊपर देखते हुए कहती है कि ये मैटर नहीं करता मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करूं, लेकिन मैं अपनी डेथ से नहीं भाग सकती हूँ। और वो पानी में डूबे ही चली जा रही थी। वो लड़की कहती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। मैं अपने दोस्तों के साथ एक माउंट पे चढ़ने के लिए आई हुई थी और वहाँ पर हमारा कैंपस लग रहा था। हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके उसके ऊपर चढ़ रहे थे और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। उसका प्रोफेसर कहता है क्या तुम इतनी ज़्यादा जल्दी थक गई? वो लड़की अपने मन ही मन गुस्से में पहले तो कहती है कि तुमने हमें कल सारी रात अपने लैब में ठहराए रखा और हमारी सारी नींद ख़राब कर दी और हमें सुबह होते ही यहाँ पर इस बेकार से जगह पर चढ़ने के लिए ले आए। लेकिन वो अपने वो सारा वो तासुरात हटा के प्रोफेसर को कहती है कि प्रोफेसर ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और हम इसके लिए फ़िट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उसकी बात सुनकर वो प्रोफेसर खुशी खुश कहता है कि वाह ये कितना ज़्यादा मज़ेदार है, जब मैं स्टूडेंट था और यहाँ पर आया था तब से लेके अब तक ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। पीछे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। प्रोफेसर कहता है कि आप मुझे यहाँ पर एक पिक्चर लेनी चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को यादगार कर सकूँ। और वो लड़की अपने नंबर बनाने के लिए उसको कहती है कि प्रोफेसर मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटो लेती हूँ, क्या मैं आपकी लूँ? वो भी बड़ा शौकिया मारता हुआ कहता है कि हाँ ज़रूर हो और बैकग्राउंड ज़रूर आना चाहिए अच्छे से। और वो उसकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देती है। इसके बाद वो प्रोफेसर कहता है कि बैकग्राउंड शायद सही से नहीं आ रहा होगा, तो चलो थोड़ा सा पीछे होकर मेरी सही से बैकग्राउंड के साथ तस्वीर लो ताकि एक अच्छी सी सीनरी आए। वो जैसे ही ये कहकर पीछे जाने लगती है, अचानक से उसका पाँव उस माउंट के ऊपर से थोड़ा सा फिसलता है और वो सीधा जाके उस खाई में गिरती है और वो उसकी सारी की सारी फ़ोटोज़ वगैरह वहीं की वहीं धरी की धरी रह जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसको लगता है कि उसकी मौत यहीं पर वाक़ हो गई है, लेकिन अचानक से उसका हाथ कोई पकड़ के खींचता है और वो पानी से निकलती है। उसका भाई उसे पूछ रहा होता है सिस्टर क्या आप ठीक हो? क्या आप ठीक हो? वो भी अपना ख़राब सा मुँह बनाती हुई उसे कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो अपने मन में कहती है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा फ्यूचर में। वो पॉट बनाता हुआ कहता है कि तुमने मुझे डरा दिया। अगली बार सिस्टर आप मुझे बिल्कुल भी इस तरह टीज़ मत करना, और आप बिल्कुल ही किसी कॉर्स की तरह एक्ट कर रही थी। वो लड़की बार बार हंसते हुए कह रही होती है कि ये इस बार मैंने जो प्रैंक किया है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं दोबारा से इस तरह का प्रैंक नहीं करूँगी, चलो हम दोबारा से खेलते हैं। और वो बताती है कि मैं ऑलरेडी कैरोलाइन के बेस्ट साइड की तरफ मुतवज्जा हो चुकी हूँ और अगर मैंने उसको थोड़ा सा और मैंने अपनी तरफ से रूट वर्क दिखाया तो मेरा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेकार सा गुजरेगा। और वो एज अ डॉग की तरह उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही है। टाइम थोड़ा सा पास्ट में जाता है
जब उसकी आंखें उस प्रीवियस लाइफ से इस प्रीवियस लाइफ में खुली थी तो उसने देखा था कि वो एक सेमेट्री के पास मौजूद है और इसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे बंदे मौजूद हैं और वो उससे कह रहे होते हैं कि आखिर इसको कौन अपने साथ लेके जाएगा, हम इसको नहीं ले जा सकते। और उनमें इस तरह की आपस में बातें चल रही होती हैं कि मेरे तो 5 बच्चे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, या इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें कह रहे होते हैं। शाम का मंजर होता है और वो सेमेट्री के पास खड़ी हुई होती है। एक लड़की उसको देखकर कहती है, क्या तुम इसे मेरे ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुमने सिचुएशन देखी है कि आखिर मेरी क्या है? वो अपने मन ही मन कह रही थी आखिर किस तरह की ये सिचुएशन है। और उसे काफ़ी देर बाद इस बात का एहसास हो गया था कि वो इस बॉडी में आई है और ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हुई हुई है। कोई भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, हर कोई लड़े जा रहा था, झगड़े जा रहा था कि आखिर इसको कौन लेके जाएगा। और वो उस वक्त एक ऑर्फन बन चुकी थी और एक ऑर्फन को कोई भी अपने घर में वेलकम नहीं करता। एक औरत उसको धक्का देती हुई उस कब्र के सामने फेंक देती है और उसे कहती है कि चलो तुम अपने साथ इसको ले जाओ। जैसे ही वो उसको इस तरह धक्का देती है उसे काफ़ी ज़्यादा मतली सी फील होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा सा फील होता है। आखिर में बिल आखिर उनकी इस झगड़ेबाजी में ये डिसाइड होता है कि उसको एक ऑर्फनेज हाउस में भेज देंगे। और बातों ही बातों में उसको ये भी पता चलता है कि वहाँ पर लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और वहाँ पर पैसे देकर लड़कियों को दिया जाता है। और वो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी निगाहों से देख रहे होते हैं। इस बात का एहसास उसको भी हो जाता है और वो वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो उसके पीछे भाग रहे होते हैं, वो उनसे बची जा रही होती है और बिल आखिर वो एक औरत की गोद में जाके गिरती है। जैसे ही वो उस औरत की गोद में गिरती है वो उससे पूछती है, क्या बेटा तुम ठीक हो? वो उसके गले लगते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। वो पीछे आने वाले पर्सन उससे वो बच्चे को मांगने लगते हैं, लेकिन वो गले लगाते हुए उसे कहती है कि मुझे इन लोगों के पास मत दीजिए, ये मुझे एज अ स्लेव के तौर पर सेल करना चाहते हैं। ये सुनते ही उसकी आँख एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और वो बोलते ही है, क्या सच में? वो बंदे अपने आप को दुरुस्त करते हुए कहते हैं, क्या स्लेव नहीं, इसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में हम इसे ऑर्फनेज हाउस में भेज रहे थे और इसे ने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लिया है कि हम इसको सेल कर रहे हैं। उसका हस्बैंड कहता है कि अगर तुम इसको ऑर्फनेज हाउस में ही भेज रहे हो तो इसको हम ले जा रहे हैं। लेकिन वो लोग तो बेइंतहा लालची थे और वो बातों ही बातों में कहते हैं कि हम तुम पर ऐसे कैसे यकीन कर सकते हैं, तुम हमारे प्रीशियस चाइल्ड को अपने साथ कैसे ले जा सकते हो? एटलीस्ट तुम हमें प्रूफ कराओ कि तुम आखिर इसको कैसे इसका ख्याल करोगे। उनका मुंह बंद कराने के लिए काफ़ी था कि उनको एक पैसों से भरा बैग दे दिया जाए। उन्होंने भी उसको एक पैसों से भरी बोतलें दे दी, जिसे देखकर सबकी राल टपकने लगी और वो उन्होंने खुशी खुशी उनके साथ उसको जाने दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो उस लेडी के साथ कैरेज में जा रही होती है। असल में उस लड़की का नाम रीना होता है और वो लेडी उसको बताती है कि वो उसकी मदर की फ्रेंड थी, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो एक नॉर्मल से लेडी लग रही थी उसकी मदर, और उसके इर्द गिर्द के लोग भी नॉर्मल से ही लग रहे थे। उसकी मदर की फ्रेंड बताती है कि तुम्हारी मदर और मैं एक बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि तुम्हारी मदर एक नोबल लेडी थी और नोबल्स की आम लोगों से शादी नहीं हो सकती, इस वजह से उन दोनों ने भागकर शादी की थी। उसके बाद हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला था और हमें आज पता चला। जब हम उससे मिलने आए तो हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगी। रीना उसके रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई भी ज़रिया नहीं था कि आखिर वो किस जगह पर जाए, और उसे इस जगह के माहौल के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। तो वो उसके बाद मान जाती है। इसके बाद वो सारे के सारे उसके मेंशन में आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मेंशन होता है। उसको देखकर रीना कहती है कि असल में जन्नत तो यहीं पर मौजूद है। वो बेइंतहा खूबसूरत होता है। वो दोनों तीनों के तीनों अंदर आते हैं। सामने से एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि उनका बेटा था, जिसका नाम कैलेन था। वो आता है और उनसे कहता है कि आप इतनी जल्दी आ गए। उसको देखकर रीना कहती है कि ये तो बेइंतहा क्यूट है, इसकी आई लैशेज़ कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी है और इसके गाल तो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। कैलिस का फादर उसे बताता है कि कैलिस, ये रीना है और ये आज से हमारी फैमिली मेम्बर है, तो चलो जल्दी से इसको हेल्प करो। और रीना से भी उसको इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये कैलिन है, ये हमारा बेटा है, ये सिर्फ से तुमसे 2 साल ही छोटा है लेकिन तुम आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो।
कैलन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए, लेकिन वो उससे काफ़ी ज़्यादा छोटा था और वो उसको देख रही होती है कि ये आखिर कितना ज़्यादा छोटा है। लेकिन वह कहती है अपने मन ही मन के ये कितना ज़्यादा क्यूट है, मैं बस एक मरतबा इसके गालों को खींचना चाहती हूँ। वो हेलो कैन कह के उसकी तरफ उसके ज़ोर ज़ोर से गाल खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसे तो लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा प्यारी निगाहों से देख रहा है, लेकिन रियलिटी में वो तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहा होता है। और ये उसकी ज़िंदगी का पहला दिन था जब वो एज अ पेट के तौर पे इनके मेंशन में लाई गई और उसकी मुलाकात हुई थी वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन से, जो कि फ्यूचर में जाके एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बनेगा। उन दोनों की मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजरी थी।